गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आवाज जा रही है हमारी? जो लोग भी हमें लाइव में देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलो हेलो हाय सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आपके साथ हम लाइव है एप्लीकेशन पे। जो भी लोग लाइव है सारे लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मैं विजुअल हूँ। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा। ओके। तो कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था डेमो क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था सिलेबस के बारे में, है ना। और उसके साथ साथ में कुछ कंटेंट पर भी बातचीत हम लोग किए थे। हम लोग कल के क्लास में ये बात किए थे कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हमको पढ़ाई करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कैसे चीजों पर ध्यान रखना है, याद है ना। तो कल के क्लास में हम इन सब बातों पर चर्चा किए थे कि सीटेट में दो टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल ऐसे हो सकते हैं जो फैक्ट बेसिस होगा, एक सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्सेप्ट बेसिस होगा। और उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी हम ग्रुप में आप सभी को डाल दिए थे कल का जो भी क्लास चला था। अच्छा, आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो को एक बार देखें कि नहीं? तो देखे तो प्रॉपर आवाज एकदम क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आराम से। मतलब आप जो क्लास यहाँ पर करते हैं घर पर जा करके एप्लीकेशन पे उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और हम तो डाले हैं ग्रुप में, लेकिन नहीं भी डालेंगे फिर भी आप देख सकते हैं। आप जैसे ही ग्रुप में इनरोल होइएगा रिकॉर्डिंग वाला लिस्ट में जाकर देखिएगा तो जितना भी क्लास चला हुआ सबका रिकॉर्डिंग उसमें पड़ा हुआ होगा। सिर्फ उस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर ऑडिबल रहेगा, एकदम आवाज क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पाठ्यक्रम, आगे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। अच्छा, जो लोग कल अब्सेंट रहे होंगे या फिर आपका क्लास छूट गया हो तो कोई दिक्कत घबराने वाला बात नहीं है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और कल के रिकॉर्डिंग को हमने यूट्यूब पर भी डाल दिया है ना, तो यूट्यूब से भी आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो हमने कल चर्चा किया था किसके बारे में? भाषा के बारे में। और दूसरा चर्चा हमारा किसके बारे में हुआ था? संप्रेषण के बारे में, मीन्स कम्युनिकेशन के बारे में, है ना। भाषा के बारे में हमने ये बताया था कि जब आप अपने मन को, कोई व्यक्ति अपने मन के विचार को एक दूसरे के सामने में व्यक्त या अभिव्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो कल हमने बताया था इसका एक स्टैंडर्ड परिभाषा कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने में अभिव्यक्त या व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, याद है। और उसमें एक नया शब्द हमारे पास में क्या आया था? संप्रेषण। तो संप्रेषण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जब कोई पहला व्यक्ति बोलता है दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुनता है, सुनने के बाद में दूसरा व्यक्ति अगर फीडबैक देता है तो फीडबैक देने के बाद संप्रेषण की क्रिया सार्थक माना जाएगा। और आप लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं कि संप्रेषण में जो फीडबैक था वो फीडबैक कितना प्रकार का था बाबू? तो फीडबैक था हमारा 3 प्रकार का। कौन कौन था याद है? मौखिक, हाँ मौखिक फीडबैक था, मौखिक पृष्ठ पोषण था। उसके बाद में कौन पृष्ठ पोषण था? लिखित पृष्ठ पोषण था। और उसके बाद में सांकेतिक पृष्ठ पोषण था। अगर तीनों में से एक प्रकार से किसी से पृष्ठ पोषण अगर हो रहा है तो हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन वहां पॉसिबल हुआ है। अगर इस तीनों में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि वहां पर संप्रेषण पॉसिबल नहीं हुआ है। याद है कल के क्लास में हम इन सब बात पर चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था किस पर? तो भाषा के प्रकार के बारे में, याद है। तो भाषा का कितना प्रकार था? औपचारिक रूप से 2 प्रकार था, याद है। सबसे पहला भाषा हमारा कौन था? मौखिक भाषा। दूसरा दूसरा हमारा कौन था? लिखित भाषा, याद है। तो लिखकर अपने विचार को प्रकट करना कौन भाषा कहलाएगा? लिखित भाषा। और बोलकर अपने विचार को प्रकट करना मौखिक भाषा, ठीक है ना। और एक तीसरा हमारा आया था कौन सा? सांकेतिक भाषा, याद है। तो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल बच्चा कहाँ करता है, किस लिए करता है? तो अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, याद है ना। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। लेकिन बच्चों का शारीरिक आवश्यकता कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन होता है? भूख, प्यास और नींद। ये तीनों बच्चों का क्या होता है?
शारीरिक आवश्यकता होता है। हमको लगता है कि यहाँ तक आप क्लियर थे और यहाँ तक मैं आपको समझा भी दिया था। उसके बाद लिपि पर भी थोड़ा सा बात किए थे। हमने कहा था कि जो आप बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति जो उस ध्वनि को सुनता है उसको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार के चिन्ह की जरूरत होती है। उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिपि कहते हैं। तो इतना बात हम आपके कल के क्लास में किए थे। आई थिंक कि इतना बात आपको याद होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारा आदत यह है कि जब भी हम पढ़ाएंगे या जब पढ़ाई खत्म करेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीजें रिकॉल हो पाए, चीजों से जुड़ पाए आप, ठीक है ना। और आपको हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें याद भी रह जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पॉइंट आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। ऐसे आप लोग निखिल सर का क्लास किए होंगे, है ना। तो अधिगम निखिल सर शायद पढ़ाए होंगे आई थिंक, या फिर आपसे पूछे होंगे, है ना। अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है ना। लेकिन वो सिर्फ अधिगम पढ़ाते हैं, हम आपको भाषा अधिगम पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग भाषा पर चर्चा कर रहे हैं ना, है ना। तो हम लोग दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा कौन सा, भाषा अर्जन। एक होगा हमारा कौन सा, भाषा अर्जन, इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। और एक होगा हमारा कौन सा, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम, इसको बोलेंगे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग। इसको बोलेंगे लैंग्वेज लर्निंग और इसको बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। एक तरफ अर्जन हो गया और दूसरी तरफ कौन है, अधिगम हो गया। क्लियर है। अब आप हमारे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप लोग क्लास किए हैं तो इतना तो बताए होंगे सर कि अधिगम क्या है, तो बताइए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अधिगम है, ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या बताए थे, हाँ वेरी गुड, अनुभव के द्वारा व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को। और परिवर्तन कैसा होना चाहिए, अस्थाई के अस्थाई, अस्थाई परिवर्तन। व्यवहार में आने वाले अनुभव के द्वारा अस्थाई परिवर्तन को क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे, है ना। मोमबत्ती और बच्चा वाला उदाहरण दिए थे। पहले बच्चा मोमबत्ती को देखता है, देखने के बाद उसको छूने जाता है। जब वो छू लेता है तो अनुभव करता है कि भाई हाथ इसमें जल रहा है। लेकिन दूसरे दिन से उसके पास में मोमबत्ती ले जाकर रखिएगा और जबरदस्ती उसका हाथ उस मोमबत्ती में डालने का प्रयास कीजिएगा तो वह नहीं डालेगा हाथ। मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वही तो लर्निंग कहलाएगा, वही तो अधिगम कहलाएगा, वही तो सीखना कहलाएगा। तो सीखना आखिर हम किसे कहेंगे, सीखना वह है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या कोई बालक अपने व्यवहार में एक अस्थाई परिवर्तन लाता है, एक परमानेंट चेंजेस लाता है। लेकिन अस्थाई परिवर्तन को हम लोग अधिगम नहीं कह सकते। कैसे, अस्थाई परिवर्तन अधिगम इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई व्यक्ति मदिरा सेवन करके भी अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। मदिरा समझते हैं, शराब पीकर, शराब पीकर भी किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है कि नहीं। अगर कुछ ज्यादा पी लिया तो हो सकता है रात में कह दे कि छतौनी चौक हमारा है, चाहे पायल सिनेमा ही पूरा हमरे है। लेकिन उसके व्यवहार में वो क्या था, क्षणिक परिवर्तन था। लेकिन कल सुबह होकर के उसका दोस्त बोला क्या कि तुम कह रहा था पायल सिनेमा हमारा है, तो बोला कि ना ना हम ऐसे बोल ही नहीं सकते, हमारा कैसे हो जाएगा वो। समझ में आ रहा ना। तो उसके व्यवहार में भी तो परिवर्तन हुआ था ना रात को। लेकिन क्या वो अधिगम है, नहीं। वो क्या कहलाएगा, वो अधिगम नहीं है क्योंकि वो अस्थाई परिवर्तन था। अधिगम वो होता है जिसमें अस्थाई परिवर्तन आपको देखने को मिले, एक परमानेंट चेंजेस जो आपको दिखता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो अगर अधिगम को आपको परिभाषित करना होगा तो आप सरल शब्दों में परिभाषित कर सकते हो। कैसे, अगर आपको कहना हो, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, तो कहिएगा अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल लिखना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, तो अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अधि और दूसरा है क्या बताइएगा, गम। तो अधि का मतलब होता है, अधि का मतलब होता है ज्ञान। अधि का मतलब क्या होता है बाबू, ज्ञान। और गम का मतलब क्या होता है, जाना। अर्थात ज्ञान की ओर जाना भी अधिगम कहलाएगा। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं, ज्ञान की ओर जाना क्या है,
अधिगम है, या अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। और इसी अधिगम को कहा गया है लर्निंग। इसी को क्या कहा गया है? लर्निंग। और इसी को हिंदी में क्या कहा गया? तो सीखना कहा गया है, सीखना कहा गया है। जो हम सीख रहे हैं वही अधिगम है। सामान्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं, हमारा सीखना ही अधिगम है, हमारे अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि जोर गम, यानी ज्ञान की ओर जाना भी हमारा क्या कहलाता है? अधिगम ही कहलाता है। बोलो क्लियर? तो बहुत सारा परिभाषाएं आपके सामने आ गया। आप चाहे तो परिभाषा को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो, दो परिभाषा को जोड़कर भी अधिगम को लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो वहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि जोर गम, यानी ज्ञान की ओर जाना ही अधिगम है। दूसरे शब्दों में अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, जिसे सीखना कहा गया है। बस थोड़ा सा इफेक्टिव होगा ना, है ना? तो इस तरह से आप अधिगम को परिभाषित कर सकते थे। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या है। लेकिन हम लोग बात किस पर करने वाले हैं? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पर। हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पर। ठीक है, तो एक तरफ देखिए भाषा अर्जन जो लिखा हुआ है, 0 से 5 साल की हम बात कर रहे हैं। 0 से 5 साल की हम बात कर रहे हैं। 0 से 5 साल की अवस्था में बच्चा जिस भी सामाजिक परिवेश में होता है। अच्छा, एक बात को आप मानते हैं कि नहीं कि सबका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग होता है? होता है। यहाँ पर जो भी लोग ऑफलाइन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग सबका जन्म एक ही सामाजिक परिवेश में हुआ होगा क्या? नहीं। कोई शिक्षित परिवार में जन्म लिया होगा, कोई अशिक्षित परिवार में जन्म लिया होगा। कोई जन्म लिया होगा तो आप सीधे सीधे यह बात समझिए कि आपके अगल बगल गांव घर के लोग सभी पढ़े लिखे रहे होंगे। आप फिर जहां जन्म लिए होंगे वहां पर कोई शिक्षित नहीं रहा होगा। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। आप गरीबी की स्थिति में, यानी यूं कहें तो गरीबों का जो मोहल्ला होता है, जहां पर झोपड़पट्टी हो, वहां पर किसी का सामाजिक परिवेश हुआ हो। और कोई बहुत बड़े बिल्डिंग में जन्म लिया हो, वहां पर उसका सामाजिक परिवेश हुआ। सबका सामाजिक परिवेश अलग अलग होगा, है ना? ये जरूरी नहीं है कि सबका सामाजिक परिवेश एक ही हो सकता है। मतलब हर बच्चा जो है अलग अलग सामाजिक परिवेश में जन्म लेता है। लेकिन अलग अलग सामाजिक परिवेश में जन्म तो लेता है, लेकिन कोई ना कोई सामाजिक परिवेश तो उसके पास रहता है ना भाई, कि बिना परिवेश का तो वो जन्म ले नहीं सकता। अगर उसका जन्म हुआ, पला बढ़ा, तो किसी ना किसी परिवेश में तो होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान, 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान बच्चा जिस भी सामाजिक परिवेश में रहता है, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चा जिस भी सामाजिक परिवेश में रहता है, उस सामाजिक परिवेश में रह करके, उस सामाजिक परिवेश में रह करके अपने आप जिस भाषा को सीखता है, बिना किसी के सिखाए हुए, बिना किसी के दबाव के, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाषा अर्जन। फिर से समझिएगा, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान जिस सामाजिक परिवेश में रहकर अपने आप जिस भाषा को सीखता है, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। बोलो क्लियर? फिर से बोले, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चे जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, उस सामाजिक परिवेश में रह करके अपने आप जिस भाषा को सीखता है, उसे हम कहेंगे भाषा अर्जन। बोलो क्लियर? लेकिन भाषा अधिगम में क्या होगा? 5 साल बाद। 5 साल कितना बाद? तो 5 साल बाद विद्यालयी परिवेश में जाकर, यहाँ पर बच्चा 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान किस परिवेश में रहेगा? सामाजिक परिवेश में रहेगा। लेकिन भाषा अधिगम में कहाँ चला जाएगा? 5 साल के बाद में विद्यालय में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम भाषा अधिगम में सामाजिक परिवेश पर बात नहीं करेंगे। हम लोग किस पर बात करेंगे? सामाजिक परिवेश पर बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे विद्यालयी परिवेश पर। तो 5 साल के बाद विद्यालयी
परिवेश में जा करके बच्चे को जिस भाषा को सिखाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, भाषा अधिगम। सिखाया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोनों बातों में अंतर है। एक में बच्चा अपने आप सीखेगा, दूसरा में सिखाया जाएगा। एक में बच्चा अपने आप इसलिए सीखेगा चूंकि 0 से 5 साल की अवस्था है तो समाज में रहकर यह सीखेगा, लेकिन दूसरे में बच्चा क्या करेगा, 5 साल के बाद विद्यालय में जब उसका नामांकन हो जाता है तो विद्यालय में बच्चा को भाषा सिखाया जाएगा। तो मुख्य अंतर समझिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा। मुख्य अंतर ये है कि 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान जिस भाषा का विकास बच्चा में अपने आप हो रहा है वो अर्जन है, और 5 साल के बाद बच्चा को विद्यालय परिवेश में जाकर सिखाया जा रहा है वो अधिगम है। ठीक है, सामाजिक परिवेश में सीखना हमारा अर्जन कहलाएगा, लेकिन विद्यालय परिवेश में सीखना क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। 0 से 5 साल में जिस भाषा का विकास बच्चा में हो रहा है वो अर्जन है, लेकिन 5 साल के बाद जो बच्चा को भाषा सिखाया जा रहा है वो क्या है, अधिगम है। अंतर समझ रहे? चलिए, उसके बाद में एक और पॉइंट अर्जन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा अर्जन में बच्चे प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखते हैं। प्राकृतिक रूप से भाषा का सीखने का मतलब ये हो गया कि नेचुरली बच्चा भाषा को सीख जाता है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1 साल 2 साल 1.5 साल के बच्चा को पापा मामा चाचा अंकल आंटी सिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको? नहीं, बच्चा अपने आप सुनते 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 क्या करता है, सीख लेता है। तो वो हमारा क्या है, भाषा अर्जन है। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से भाषा को नहीं सीखेगा, कृत्रिम रूप से भाषा को सीखेगा, है ना। या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अप्राकृतिक रूप से भाषा का सीखना। अप्राकृतिक रूप से भाषा का सीखना हमारा क्या कहलाएगा, तो भाषा अधिगम कहलाएगा। मतलब यहाँ पर नेचुरली बच्चा भाषा को नहीं सीखेगा, जब तक आप नहीं सिखाइएगा तब तक भाषा वह नहीं सीखेगा। सपोज दैट मैं आपको फिर से एक पॉइंट कहता हूं, जैसे अगर कोई बच्चा को मम्मा पापा चाचा चाची अंकल आंटी कहना सिखाना हो तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी बच्चा को ए फॉर एप्पल सिखाना हो, ए फॉर एप्पल सिखाना हो तो हमको लगता है कि इसमें बच्चा को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एप्पल माने सेब, समझ में आ रहा है ना। इसमें बच्चा को मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यह जो भाषा हो गया, यह अप्राकृतिक है। लेकिन यह क्या है, प्राकृतिक है। मम्मा पापा चाचा चाची अंकल आंटी। तो प्राकृतिक रूप से बच्चों में भाषा का विकास होगा किसमें, अर्जन में। लेकिन अप्राकृतिक रूप से कहाँ होगा, अधिगम में। याद रहेगा, ठीक है ना। एक और पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक और पॉइंट पर, अनुकरण के द्वारा बच्चे भाषा को कहाँ सीखेंगे, अर्जन में। तो अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। नकल करना, कॉपी करना तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हालांकि बच्चों में भाषा का विकास की अगर हम बात करें तो 90% बच्चा तो अनुकरण करके ही भाषा को सीखता है। आप जैसा भाषा घर में यूज कीजिएगा, जैसा भाषा आप प्रयोग कीजिएगा, सेम वही भाषा बच्चा बोलना चालू कर देता है। तो हमको सुन करके बच्चा अगर सीख लिया तो क्या किया, हमारा अनुकरण किया, कॉपी किया, नकल किया। मनोविज्ञान इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है कि 90% बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से ही होता है। अनुकरण के माध्यम मतलब कॉपी या नकल करने के माध्यम से ही बच्चों में होता है। लेकिन अनुकरण के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास का एक उम्र होता है। 0 से 5 साल में बच्चा खूब अनुकरण करेगा, लेकिन 5 साल के बाद में बच्चा अनुकरण नहीं करता है बल्कि सीखने का प्रयास करता है, ठीक है ना। अब आप इस बात का उदाहरण देकर के अपने आप में विचार कीजिए कि एक 2 साल के बच्चा को, है ना, 2 साल का जो बच्चा होता है वो अपने आप किसी को सुनकर बड़ी जल्दी सीखेगा, चाहे वो गाली हो तब, चाहे गुड मॉर्निंग हो तब, ठीक है ना। सुनकर बहुत जल्दी सीख लेगा। लेकिन 5 साल के बाद बच्चों में यह प्रवृत्ति जो है वो दूर होने लगता है। वो सुनकर जल्दी नहीं सीखेगा, लेकिन क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा।
तो डिफरेंस क्या है कि अनुकरण के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास होगा अर्जन में, जबकि जबकि प्रयास और अभ्यास के द्वारा, प्रयास पूर्ण कह दीजिए, प्रयास पूर्ण कौन होता है तो भाषा अधिगम होता है। प्रयास पूर्ण का मतलब क्या समझे कि जब तक वह कोशिश नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीखेगा। बताइए, तो कोशिश करके किस में सीखेगा अधिगम में, लेकिन बिना कोशिश के सुन के कॉपी किस में मार लेगा अर्जन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, 0 से 5 साल में सीखना क्या अर्जन, 5 साल के बाद सीखना क्या अपने आप सीख ले रहा है वो क्या सिखाया जाएगा वो क्या। सामाजिक परिवेश में सीखना क्या विद्यालय परिवेश में सीखना क्या। अच्छा, प्राकृतिक रूप से भाषा का सीखना क्या, अप्राकृतिक रूप से भाषा का सीखना क्या, अनुकरण के द्वारा भाषा का सीखना क्या, अभ्यास और प्रयास के द्वारा भाषा का सीखना क्या। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अभी और अंतर है, देखिए। उसके बाद में यह सहज और स्वाभाविक होता है, सहज और स्वाभाविक होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अर्जन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है। सहज और स्वाभाविक का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बच्चा समाज में रहकर अपने आप सीख लेता है। तो बताइए ना आप ही, यह सहज और स्वाभाविक है कि नहीं है? लेकिन अधिगम में ऐसा नहीं होगा, उसमें अपने आप नहीं सीखेगा, आपको सिखाना पड़ेगा, आपको खूब सिखाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा अधिगम होगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि भाषा अधिगम जो होता है यह सहज और स्वाभाविक नहीं होता है। भाषा अधिगम जो होता है यह सहज और स्वाभाविक नहीं होता है, लेकिन भाषा अर्जन क्या होता है सहज और स्वाभाविक होता है। समझ पा रहे हैं हमारे बात को? दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है? सहज और स्वाभाविक कौन होगा अर्जन होगा, और कौन सहज और स्वाभाविक नहीं होगा तो अधिगम सहज और स्वाभाविक नहीं होगा। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अर्जन का जो काल है वो 0 से 5 साल है, तो 0 से 5 साल में बच्चा को भाषा ज्यादा सिखाने का प्रयास कहाँ करना है, वो तो खाली सुन के सीख लेगा, खुद सीख लेता है। लेकिन अधिगम वाला में जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अगर यह उसको रटवाना होगा तो भैया उसको तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, उस अपने आप तो नहीं होगा। उसके लिए जब तक वो प्रयास नहीं करेगा तब तक हो पाएगा नहीं, है ना? तो इसीलिए देखिए, कोई भी बच्चा मम्मी पापा कहने के लिए रटा नहीं हुआ कि पकड़ पा पापा, है ना, सुनकर बोल देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, इसको याद करने के लिए रटा होगा। समझ में आ रहा ना? तो वो चूंकि फॉर्मल हो गया ना, तो वो अधिगम के अंतर्गत में आएगा। और सामान्य जो बातचीत में बच्चे भाषा का अनुकरण के द्वारा सीख लेता है वो हमारा अधिगम के अंतर्गत में। बोलो क्लियर? ठीक है। अभी और अंतर है, अनौपचारिक रूप से भाषा का विकास किसमें होगा तो अनौपचारिक रूप से भाषा का विकास होगा अर्जन में, और औपचारिक रूप से भाषा का विकास किसमें होगा तो औपचारिक रूप से भाषा का विकास होगा अधिगम में। ठीक है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं क्या कि व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन? जो नए छात्र हैं आप बता सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन? कॉलेज वगैरह में आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कॉलेज भी आप लोग करते हैं, बताइए क्या है? औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब में सिखाया जाता है। ठीक है। और अनौपचारिक जो समाज में मित्र से, माता पिता से सीखा जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होता है जो विद्यालय में सिखाया जाता है बच्चा को। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होता है जो समाज परिवार के द्वारा बच्चे क्या करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो पत्र लेखन का प्रकार वो हो गया औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। लेकिन हमने पूछा एजुकेशन के बारे में कि और औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत में किसको रखेंगे और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत में हम किसे रखेंगे। क्लास भी 2 टाइप के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, समझ रहे हैं ना?
तो ऐसे अगर आप सोचिएगा तो बहुत सारा काम में आपको औपचारिकता और अनौपचारिकता आपको दिखेगा, लेकिन चूंकि हम लोग एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमको बात किस पर करना है, एजुकेशन पर, शिक्षा पर। तो भाई अंतर क्या है इस दोनों में, औपचारिक में और अनौपचारिक में? तो ठीक है, देखिए, विद्यालय में जो शिक्षा बच्चा ग्रहण करता है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और जो समाज परिवार में रह करके बच्चा ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना? अब समझिएगा हमारे बात को, अब समझिएगा हमारे बात को, कि जहां पर स्थान फिक्स होगा, जहां पर दिन फिक्स होगा, जहां समय फिक्स होगा, जहां सीखने वाला फिक्स होगा, जहां सिखाने वाला फिक्स होगा, एक चार दीवारी के अंदर में, समझिएगा बात को, एक चार दीवारी के अंदर में निश्चित स्थान पर निश्चित दिन में निश्चित समय में सीखने वाला सिखाने वाला, जहां पर सब कुछ फिक्स हो और उस चार दीवारी के अंदर जो शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जाता है, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। यह कौन सा शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है। बोलो क्लियर? लेकिन ये पूरा नियम का पालन कौन करता है भाई? विद्यालय करता है। इस पूरे नियम का पालन कौन करता है? विद्यालय। इस पूरे नियम का पालन कौन करता है? कॉलेज। बोलिए ना। विद्यालय में, विद्यालय का स्थान फिक्स है कि नहीं, कि विद्यालय कहाँ है, कि रोज बदलता है, आज फलना मोहल्ला में चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। उसका स्थान फिक्स है, दिन भी फिक्स है कि किस किस दिन विद्यालय चलेगा, किस दिन बंद रहेगा। बोलिए ना। समय भी फिक्स है कि कितना से कितना बजे तक चलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि रोज बदल जाएगा, है ना? तो समय भी फिक्स है। सीखने वाला मतलब टीचर को पता है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन है, सीखने वाला फिक्स है। और सिखाने वाला भी फिक्स है, बच्चा को भी ये पता है कि हमारे स्कूल में कितने टीचर हैं। कि रोज बदल जाता है? बताइए, ऐसा तो नहीं होता है। तो जहां समय फिक्स, जहां दिन फिक्स, जहां स्थान फिक्स, जहां सीखने वाला फिक्स, जहां सिखाने वाला फिक्स, और उस चार दीवारी के अंदर जो शिक्षा प्रदान किया जाता है बच्चा को, उसी को हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय, कॉलेज, इन सारे प्रकृति का समर्थन कर रहा है। मतलब विद्यालय कॉलेज में सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया और प्रभावी भी हो गया, है ना? और बात करेंगे हम अनौपचारिक का, तो ठीक इसके विपरीत है। अनौपचारिक का मामला क्या होगा कि ना ही उसमें स्थान फिक्स होगा, ना दिन फिक्स होगा, ना समय फिक्स होगा, ना सीखने वाला फिक्स होगा, ना सिखाने वाला फिक्स होगा। मतलब जहां पर आपको कोई बाउंड्री नजर आ ही नहीं रहा है, और आपको बताते चले कुछ भी फिक्स वहां पर नहीं। ठीक है? जहां पर कुछ भी फिक्स ना, और कुछ भी का मतलब क्या? स्थान, दिन, समय, सीखने वाला, सिखाने वाला, कुछ भी फिक्स ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस स्थिति में जो शिक्षा बच्चा को दिया जाता है वो कौन है? अनौपचारिक शिक्षा। जैसे घर, समाज, परिवार में बच्चा का भाषा विकास जो होता है वो अनौपचारिक रूप से ही होता है। अच्छा, आप बताइए कि घर, समाज, परिवार में बच्चा जब भाषा को सीखता है तो वहां पर कुछ सही में फिक्स नहीं होता है। दादाजी आए तो वो कहना सिखाना चालू कर दिए कि बोलो बेटा दादा। नाना जी आए तो वो कहना चालू कर दिए बोलो बेटा नाना। पापा आए तो वो कहना चालू कर दिए कि बोलो बेटा पापा, है ना? उसका कोई टाइम फिक्स है क्या कि 8 से 9 में ही बच्चा पापा सीखेगा? ऐसा तो नहीं है। सुनेगा भी बोल रहा है वो भी बोलने लगेगा, सुनेगा बोलेगा वो भी बोलने लगेगा, लेकिन उसका समय तो फिक्स नहीं है ना कि इतना से इतना बजे में सुनेंगे तभी याद होगा। ऐसा तो नहीं है। वो जब सुनेगा तब बोल देगा वो, या फिर तब सीख सकता हो। तो जहां पर कुछ भी एक निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत में नहीं, मतलब बाउंड्री खुला हुआ है ना? और उसमें जो बच्चा को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है वो कौन सा है? अनौपचारिक है। सपोज दैट मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। इंडिया में हमको रोड के बाएं साइड चलना चाहिए हमेशा कि दाहिने साइड? बताइए, आपका साइड क्या होना चाहिए? हमेशा बाएं साइड। हमको बताया गया है रूल रेगुलेशन में। सपोज दैट कि हम रोड पर दाहिने साइड में चल रहे थे, तो रॉन्ग साइड चल रहे थे हम। और दाहिने साइड जब चल रहे थे तो एक
एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने से आ रहे थे, और बुजुर्ग व्यक्ति जब आ रहे थे तो हमको देखकर बोले कि बेटा तुम गलत साइड चल रहे हो, हमेशा व्यक्ति को अपने बाएं साइड चलना चाहिए और तुम दाहिने साइड चल रहा है, बाएं साइड से ही चलो। तो मान लीजिए कि हमको पता नहीं था कि रोड पर हमको बाएं साइड चलना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति हमको क्या दिया है, एक छोटा सा शिक्षा दिया, छोटी सी जानकारी दी। लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो शिक्षा हमको दिया गया है वह औपचारिक है कि अनौपचारिक है, बताइए। अनौपचारिक है। का है? नेचर समझिए, ना स्थान फिक्स था, ना दिन फिक्स था, ना समय फिक्स था, ना सीखने वाला ना सिखाने वाला। स्थान फिक्स था क्या, कि हम रोड पर निकलेंगे, बाबा जी उधर से आएंगे, हम दोनों टकराएंगे, फिर वो शिक्षा देंगे, फिर हम उधर जाएंगे, फिर अपने नियम को फॉलो करेंगे। ऐसा तो फिक्स नहीं था। दिन भी फिक्स नहीं था कि मंगलवार को टकराएंगे। ऐसा भी फिक्स नहीं था कि यहाँ 10:10 पर ठीक पोल के पास हम लोग मिलेंगे। ऐसा तो नहीं था। सिखाने वाला, उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी था, व्यक्ति कौन हो सकता है? सीखने वाला, या फिर उस व्यक्ति को आपके बारे में जानकारी था कि हाँ, आपके बारे में जानकारी था कि हाँ आप कौन हो सकते हैं? नहीं ना। तो हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हो। लेकिन उस समय भी क्या मिला है? शिक्षा मिला है। उस समय भी शिक्षा मिला उस व्यक्ति को, लेकिन वह कौन सा शिक्षा प्रदान किया है? ध्यान रखिएगा, कौन सा? अनौपचारिक शिक्षा। वो औपचारिक शिक्षा को प्रदान नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि 8 बजे रात को आप जो है मैथ बना रहे थे, सपोज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का आप मैथ बना रहे थे। साधारण ब्याज का अगर आप मैथ बना रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट का, तो साधारण ब्याज का मैथ बनाने के क्रम में आपको पता चला कि भाई अब मैथ का फॉर्मूला भूल गए। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएंगे, आवाज जा रही है आपको? आवाज जा रही है आपको? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार यस करके बताइएगा सभी लोग। एक बार यस कर देना बाबू। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम? हाँ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम भूल गए। 8 बजे रात को साधारण ब्याज बना रहे थे, चैप्टर भूल गए। तो अपने दोस्त को फोन किए, जो आपके करीबी मित्र होते हैं, उनको फोन किए कि हाँ हेलो सोहन, तो हाँ, अरे साधारण ब्याज का मैथ बना रहे थे, हम भूल गए साधारण ब्याज का फॉर्मूला, बताओ तो क्या होता? तब आपका दोस्त अगर सोहन ऐसा कहता है, कितना टाइम हो रहा है? अरे अभी तो 10 बज रहा है। हाँ, तो 10 से 11 में हमारा अलजेब्रा बड़ा दिमाग खुला हुआ है, अभी हम साधारण ब्याज का जवाब नहीं दे सकते। अगर तुमको साधारण ब्याज फॉर्मूला पूछना है तो इसका दिमाग खुलता है रात को 2 से 3 में, उस समय फोन करना। अगर ऐसा होता तो बताइए, वह कौन एजुकेशन कहलाता? औपचारिक कहलाता। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं ना। सोहन तुरंत जवाब दे देता है, अच्छा साधारण ब्याज, अरे मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होगा। हाँ हाँ, याद आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो आप मानिए कि सोहन ने भी तो इसको शिक्षा दिया ना अपने दोस्त को, लेकिन वो कौन सा शिक्षा है बाबू? हाँ, वो औपचारिक नहीं है, वो कौन सा है? अनौपचारिक है। अब हमको लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जहां पर न समय फिक्स, न दिन फिक्स, न स्थान फिक्स, कभी भी किसी भी समय किसी को अगर दे दिया जाता हो जो शिक्षा, उसे हम अनौपचारिक बोलेंगे। और जो शिक्षा एक निश्चित समय दिन स्थान पर दिया जाता है उसे हम औपचारिक बोलेंगे। अब आप ही लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे, अब आप ही लोग बताइए, अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना अर्जन कहलाएगा कि अधिगम? अनौपचारिक रूप से अर्जन कहलाएगा। काहे? क्या कि 0 से 5 साल में बच्चा समाज में सीख रहा, तो वहां भी तो कुछ फिक्स नहीं होता है। तो नहीं फिक्स होना बराबर के नहीं फिक्स होना। अनौपचारिक में भी फिक्स नहीं है, अर्जन में भी फिक्स नहीं है, तो अनौपचारिक रूप से भाषा का सीखना कौन है? अर्जन है। जबकि विद्यालय में तो फिक्स है। तो औपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या है? अधिगम। आप समझ में आया? लेकिन इसका एक और है, निरौपचारिक। एक औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, और एक होता है निरौपचारिक। तो देखिए, हमने आपको ये बताया ना कि एक में बाउंड्री होगा, एक में कोई बाउंड्री नहीं होगा। तो बाउंड्री जिसमें है वो औपचारिक है, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है वो अनौपचारिक है। लेकिन जिसमें बाउंड्री है भी और बाउंड्री टूट भी गया,
बाउंड्री है भी और बाउंड्री टूट भी गया। मतलब जहां बाउंड्री है वो औपचारिक वाला है, और जहां बाउंड्री टूट गया है वो अनौपचारिक वाला है। तो दोनों मिलकर बन गया निरौपचारिक। दोनों मिलकर क्या बना? निरौपचारिक। और निरौपचारिक में क्या होगा बाबू? तो दोनों का मिला जुला रूप होगा। यानी कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ फिक्स तो है, एक निश्चित बाउंड्री में तो हो ही रहा है, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं भाई कहाँ फिक्स है। तो दोनों का मिला हुआ रूप कौन है? निरौपचारिक है। आप ऐसे समझो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा का नाम आप लोगों ने सुना है? इग्नू का, एनओयू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सुने हैं ना, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब क्या डिस्टेंस एजुकेशन है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का नियम क्या कहता है? आप एडमिशन ले लीजिए, किताब ले लीजिए, और किताब ले जा करके घर पर आराम से पढ़ते रहिए। जब परीक्षा होगा तब आपको बुलाया जाएगा। ऐसे ही ना होता है? तो भाई सवाल ये है कि जब वो ऐसे करता है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन है। तो उस समय तो आपको कह दिया कि जाइए घर पर पढ़ते रहिएगा, जब परीक्षा होगा तो आपको सूचना दिया जाएगा, तब तो उस समय अनौपचारिक हो गया। अब ऐसा थोड़े बोला है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वाला कि देखिए 8 से 10 में पढ़िएगा तभी दिमाग में घुसेगा, नहीं तो दूसरा टाइम में पढ़िएगा दिमाग में नहीं घुसेगा। ऐसा तो वो नहीं बोला है ना। तो नहीं बोला है इसका मतलब क्या हो गया? वो अनौपचारिक है। लेकिन वही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वाला जब परीक्षा आता है तो बहुत फॉर्मल हो जाता है। कहता है अभ्यर्थी का परीक्षा इतना तारीख से स्टार्ट हो रहा है, समय इतना बजे से इतना बजे तक रहेगा, 3 घंटा का समय मिला है, सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचना है। तो सब कुछ फिक्स होने लगा भाई, बोले ना। तो फिर वो अब समय कौन हो गया? औपचारिक हो गया। तो दोनों का मिला जुला रूप निरौपचारिक नहीं कहलाएगा? तो एक हो गया निरौपचारिक। अब समझ में आया? बताइए। एक औपचारिक हो गया, दूसरा अनौपचारिक हो गया, और तीसरा क्या हो गया? निरौपचारिक हो गया। तो बताइए अनौपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या कहलाएगा? अर्जन। और औपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या कहलाएगा? अधिगम। और बताइए जो एक निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत में दिया जाएगा वो क्या है? औपचारिक है। और जो एक निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत में नहीं दिया जाता वो क्या है? निरौपचारिक है। और जहां पर बाउंड्री टूटा हुआ वो क्या है? वह है हमारा निरौपचारिक। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमको लगता है कि चीजें अब क्लियर हो गया होगा कि भाई औपचारिक क्या, अनौपचारिक क्या, निरौपचारिक क्या। भाषा अर्जन में बच्चा किसके द्वारा भाषा को सीखेगा, और भाषा अधिगम में बच्चा किसके द्वारा भाषा को सीखेगा। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अनौपचारिक रूप से भाषा का सीखना अधिगम है, और औपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या है? सॉरी, अनौपचारिक रूप से भाषा का सीखना है, और औपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या है? अधिगम है। अब बताइए कोई डाउट है क्या? नहीं ना? हाँ देखिए, थोड़ा सा चर्चा हम ज्यादा करते हैं, व्याख्या थोड़ा सा डिटेल हम करेंगे। बोर तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे, हम जो क्लास आपको देंगे उसमें बोलते हम ज्यादा है, लेक्चर ज्यादा देंगे। क्योंकि भले पॉइंट वो छोटा होगा लेकिन उस पर बोलेंगे हम ज्यादा। क्योंकि हमको आदत है कि जब तक हम नहीं बोलेंगे, पूरा बात जब तक आपको नहीं बताएंगे, तब तक आपको 100% उसके बारे में ज्ञान हासिल नहीं होगा। तो आप लोगों से हम एक फीडबैक लेना चाहते हैं कि आप लोग अगर कहिएगा कि सर लेक्चर थोड़ा कम कर दीजिए, उदाहरण थोड़ा कम कर दीजिए, तो हम कम कर देंगे, शॉर्टकट में निकलेंगे। नहीं तो जिस तरह से हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, एक एक पॉइंट पर बड़ा बड़ा लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन, वैसे कहिएगा तो हम वैसे भी करेंगे। बेटर कौन लगेगा बताइए आपके लिए? डिटेल वाला ठीक लगेगा या फिर शॉर्टकट वाला? डिटेल वाला। डिटेल वाला में तो उबिएगा नहीं, ठीक है ना? परेशान नहीं रहिए क्या जितना ही पढ़े हम, उसे मतलब मत रखिएगा। मतलब इससे रखिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के प्रति कितना तगड़ा हुआ। हम आपको आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। अधिगम का कॉन्सेप्ट पता चल गया, अर्जन का कॉन्सेप्ट पता चल गया, औपचारिक का कॉन्सेप्ट पता चला, अनौपचारिक का पता चला, निरौपचारिक का पता चला, दोनों में डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी पता चला आपको। ठीक है, उसके बाद में कुछ और अंतर है। देखिए, बच्चे सुनने और बोलने की क्रिया को कहाँ शुरू करता है? तो वो शुरू करता है कहाँ पर? अर्जन। सुनने और बोलने।
अच्छा बताइए, 0 से 5 साल की अवस्था में बच्चा सुनना बोलना तो चालू कर ही देता है ना। तो सुनने और बोलने का विकास होगा बच्चा का कहाँ पर? भाषा अर्जन में। ठीक है। और सुनने बोलने के साथ साथ में लिखने का विकास कहाँ होगा? तो भाषा अधिगम में होगा। ठीक है। सुनने बोलने के साथ लिखने का विकास किस में होगा? अधिगम में। और सुनने बोलने के साथ साथ में केवल सुनने और बोलने का विकास कहाँ होगा? अर्जन में। ठीक है ना। प्लीज सर डिटेल वाला रहने दीजिए। हाँ वही रह रहा है भाई, वही रह रहा है, चिंता मत कीजिए, है ना। हम आप लोगों से केवल पूछे हैं, हम आप लोगों से केवल सुझाव लिए, क्योंकि आप लोग नए छात्र हैं, नए स्टूडेंट, हो सकता है बोरिंग लगता हो हमारा लेक्चर आपको, हमारा व्याख्या आपको बोरिंग लगता है, इसीलिए फीडबैक लेना जरूरी बनता है ना। तो क्या हुआ कि सुनने बोलने का विकास कौन है? अर्जन है। और सुनने बोलने के साथ लिखने का विकास जब बच्चा में होगा तब क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। बोलो क्लियर। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया। हमको लगता है कि आप ये भी अब बता सकते हो कि भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। नहीं बता सकते? कितना अंतर आप आराम से बता सकते हैं अर्जन और अधिगम में। बोलो क्लियर। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करना चाहूंगा, आप लोग हमारे साथ बोलिएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा जब इतना हम आपको अर्जन अधिगम बता दिए तो आपके मन में ये भी पॉइंट आ रहा होगा कि सर इसे सवाल कैसे पूछेगा। सवाल तो बनेगा ना इस पर। हम ऐसा थोड़े है कि कॉन्सेप्ट बता दिए लेकिन इस पर कोई सवाल ही नहीं बना। कॉन्सेप्ट बता दिया, आपका कॉन्सेप्ट जब तगड़ा हो गया तो सवाल भी तो बनना चाहिए। तो देखिए आपके आपके नोट्स में हम एक सवाल दिए हैं, देखिए तो आपके नोट्स में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पेज नंबर 2 पर होगा। पेज नंबर 2 पर अंतर के नीचे होगा सवाल। देखिए कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑनलाइन वाले छात्र क्लास के बाद में ना आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। अभी हमारे सवाल को सुनिए और जवाब दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं मौखिक रूप से और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? एक बार यस कीजिए, एक बार यस कीजिएगा। क्वेश्चन बोला जाए आपके सामने और वो क्वेश्चन किससे होगा? भाषा अर्जन अधिगम से रिलेटेड होगा। भाषा अर्जन अधिगम से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन बोले बताइएगा एक बार। क्वेश्चन बोले यस सर, यस सर, यस सर। चलिए हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए दिमाग में आ जाना चाहिए। भाषा अर्जन के संबंध में मतलब कितना से कितना साल वाला? 0 से 5 साल वाला कि 5 साल के बाद वाला? 0 से 5 साल वाला। इसी के बारे में सत्य कथन हमको चुना है। कौन सा कथन सत्य है? मतलब 4 गो ऑप्शन जो आपके सामने होगा उसमें एगो सत्य होगा और 3 गो असत्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 यह कह रहा है कि जैसा समाज देंगे, जैसा कल्चर देंगे, यानी जैसा सोशल, जैसा कल्चर, उसी के अनुरूप ऑटोमेटिक रूप से बच्चे भाषा को सीखेंगे। क्या सही बात है कि गलत बात है? अभी ना बताए हैं कि जैसा सामाजिक परिवेश होगा उसी के अनुरूप बच्चा अगर अपने आप भाषा को सीख रहा है तो वो अर्जन कहलाएगा। तो अर्जन के बारे में ये बात तो हमको सही लग रहा है भाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीटेट में इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि कभी कभी ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते पढ़ते लग जाएगा कि सही है, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसमें क्या करना है? प्लस लगा देना है, पॉजिटिव सेंस लगा दीजिए आप। लेकिन कोशिश कीजिए कि हम बाकी के आगे का ऑप्शन पढ़े, क्योंकि हो सकता है इससे स्मार्ट आंसर हमको नीचे मिल जाएगा। और सीटेट अमूमन ऐसा करता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला नियम समझ लीजिएगा। 1 नंबर आपको लगा कि भाई अर्जन के बारे में यह कथन बड़ी सही है, लेकिन 2 नंबर को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना पढ़े आप आंसर नहीं दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 2 नंबर कहता है कि भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ये तो भयंकर गलत हो गया। बोले ना, अरे भाई प्रयास कहाँ करना पड़ता है? प्रयास पूर्ण कौन है? अधिगम ना है।
प्रयासपूर्ण अर्जन थोड़े है, अर्जन तो अनुकरण के द्वारा हो जा रहा है। बोलिए ना। तो 2 नंबर तो हमको सीधे साफ दिख गया कि गलत है, क्योंकि अभी सर जी पढ़ाए हैं कि प्रयास और अभ्यास के द्वारा सीखना अधिगम, जबकि अपने आप अनुकरण के द्वारा होना अर्जन। तो 2 नंबर कथन कह रहा है कि भाषा अर्जन में बच्चा बहुत अधिक प्रयास करता है। ना जी, भाषा अर्जन में कहाँ करता है, अधिगम में ना करता है। तो 2 नंबर कथन गलत कि सही? गलत। हमको चुनना क्या है? सही। हमको चुनना क्या है? सही ना। क्वेश्चन में हमको सत्य कथन न चुनना है। तो 2 नंबर गलत। 3 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। व्याघात का मतलब दूसरी भाषा का जुड़ना, दूसरे भाषा का जुड़ना। तो ध्यान रखिएगा, एक भाषा से दूसरे भाषा में जोड़ेंगे हम कहां पर? अधिगम में, ना कि अर्जन में। जैसे देख लो, हम लोग क्या कहेंगे? ए फॉर एप्पल, APP एप्पल, एप्पल माने सेब। अन्य भाषा कहां जुड़ रहा है? अधिगम में जुड़ रहा है, अर्जन में नहीं जुड़ेगा। अर्जन में तो जो नेचुरल है उसी को सीखेगा वो बच्चा। तो इसीलिए 3 नंबर कथन में क्या हो गया? गलत। बोले ना। 4 नंबर कह रहा है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई अर्जन में मतलब इसका और ना कोई अधिगम में मतलब इसका, बस ये फंसाने के लिए आपको दे दिया। तो 4 नंबर का कोई माने मतलब है नहीं। अब आप ही बता दीजिए, 2 नंबर कट ही गया, 3 नंबर कट ही गया, 4 नंबर कट ही गया, तो भाई आंसर कौन होगा? आंसर कौन होगा? 1 नंबर आंसर होगा। कष्ट हो रहा है बताइए? एकदम कष्ट नहीं होगा। अगर आप थ्योरी को पूरे तरह से समझ लिए हो, कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही तगड़ा लेवल पर चला गया है, हमको लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो भाषा अर्जन अधिगम के भी मामला को आप समझ गए। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा यहाँ पर, एक और अर्जन अधिगम में। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना? एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ हाँ, पढ़ना और लिखना, तो पढ़ना नहीं, तो पढ़ने का मतलब पढ़ना लिखना नहीं। देखिए, सुनना और बोलना का विकास बच्चा में होगा अर्जन में, और सुनने बोलने के साथ साथ में लिखने का विकास हुआ कहां पर? अधिगम। पढ़ना भी होगा अधिगम में, समझ में ना? औपचारिक वाला जितना काम होगा वो सब कहाँ होगा? अधिगम में। अनौपचारिक वाला बिना नियम कानून वाला कहाँ होगा? अधिगम। इसको बोलते हैं अर्जन में कोई नियम कानून नहीं होता है, और अधिगम में बहुत सारा नियम कानून होता है। ध्यान रखिएगा, अर्जन में कोई नियम कानून नहीं होता है, जबकि अधिगम में क्या होता है? बहुत सारा नियम कानून होता है। हाँ बोलिए। हाँ, अंतर है। अनुकरण का मतलब हो गया कॉपी करना, अनुकरण का मतलब कॉपी करना। अब अंतर मैं आपको बता रहा हूं। अनुकरण बच्चे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तथ्यों का कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसका मतलब केवल और केवल क्या होता है? अनुकरण का केवल और केवल मतलब होता है कॉपी करना। तो कोई जरूरी थोड़े है कि अगर कॉपी करेगा तो खाली सही चीज के कॉपी करेगा, गलत चीज को भी कॉपी कर सकता है, नकल कर सकता है। बोलिए ना। जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग कहना सीख रहा है, तो उसका वो सकारात्मक अनुकरण कहलाएगा। लेकिन गाली देना भी तो सीख सकता है। कोई जरूरी थोड़ा है कि गाली सुना तो बोला कि ना ना ये नहीं सीखना है हमको, ऐसा तो नहीं है। वो तो और जल्दी याद होगा। समझ में है ना? अगर बच्चा को गुड मॉर्निंग कहना सिखाना हो तो 2-3 दिन आप थोड़ा सा कहिएगा कि सीखो सीखो, या फिर सुनेगा अच्छा से, तब वो सीखेगा। लेकिन गाली अगर कोई दूर से भी दे रहा है, थोड़ा कम भी सुना है, फिर भी याद हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसके पीछे क्या चक्कर है? तो इसके पीछे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है मनोविज्ञान में। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको पढ़ना होगा। फ्राइड महोदय ने अपना पूरा जीवन मन के प्रकार को समझने में लगा दिया। उन्होंने मन को 3 भाग में बांटा था, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। पागल खाना में जाकर उन्होंने अध्ययन किया, पूरा जीवन पागलों के बीच लगा दिया उन्होंने। और पागलों से उन्होंने सबसे पहला सवाल किया था, क्या तुम पागल हो? तो पगला बोला कि तुम पागल है कि पागल जैसे सवाल कर रहा है। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उनको ऐसा लगा कि दुनिया जिसको पागल समझ रहा है
वो हमको पागल समझ रहा है। इसका मतलब आज सब पागल से अलग अलग तरह के वो क्वेश्चन किए, आज सब पगला अलग अलग जवाब दिया। तो उनको ऐसा महसूस हो गया कि भाई मन विचलित है, मन किसी व्यक्ति में एक प्रकार का हो ही नहीं सकता है, मन बहुत सारे प्रकार के हो सकते। और कई वर्षों के शोध के बाद, अनुसंधान के बाद उन्होंने प्रमाणित किया कि मन 3 प्रकार का होता है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और इसी फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को जब आप पढ़िएगा, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन को, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कोई बच्चा गाली काहे जल्दी सीखता है और कोई बच्चा गुड मॉर्निंग कहना क्यों लेट से सीखता है। गाना बजे, हाँ, तो जल्दी काहे सीखता है और पढ़ाई लेट से काहे सीखता है। तो ध्यान रखिएगा, यह काम केवल बच्चा में नहीं होता, यह काम आप में भी होता है। इस बात को मानते हैं? मूवी देखने जाते हैं 3 घंटा का हॉल में, पूरा स्टेप बाय स्टेप याद हो जाता है, फलना सीन के बाद में कौन सीन था, होता है ना याद। इंटरवल के बाद वाला ही सीन है कि पहले वाला सीन है, इतना याद हो जाता है। सीरियल भी, हाँ बहुत अच्छा बोलिए, ये लोग अपना लायक उदाहरण पेश किए, सीरियल। तो सीरियल हो चाहे मूवी हो, पूरा कहानी याद है भाई। लेकिन हमारा भी तो 2 घंटा का मूवी चल रहा है। हाँ, तो हमारा जो 2 घंटा का मूवी चल रहा है, हम भी तो आपको मोबाइल पर दिख रहे हैं। आप सीरियल में मोबाइल पर देखते हैं ना, तो भाई हम भी तो चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपके साथ में ऑफलाइन है, लेकिन कहीं पर हम भी चल रहे होंगे। अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सामने डिस्प्ले पर हमको देख रहे होंगे कि नहीं। तो हमारा भी तो सीरियल है, लेकिन हमारा वाला सीरियल काहे नहीं याद होता है जी। आज जब तुम दूसरा सीरियल देखते हो तो पूरा याद हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मन। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? मन। वही फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्राइड महोदय ने कहा कि जो काम आपके जीवन के लिए ज्यादा सार्थक नहीं है ना, वो काम करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। और जो काम आपके जीवन के लिए बहुत सार्थक है ना, वो काम करने में आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आता तो सब लोग अच्छा कर जाता। बोलिए, अगर जीवन को सार्थक बनाने के लिए जिस काम में सब लोगों को मन लगना चालू हो जाता तो सब लोग टॉपर होता कि नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि ना, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मन की दशा है, क्योंकि ये मन का प्रकार है। हम जो मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें रुचि है, उसमें रस है, रुचि और रस है। और रुचि और रस के कारण दिमाग हम एकाग्रचित होकर के उसको, उस मूवी को देखते हैं कि रुक जाओ सीन छूट जाएगा, एकदम कंसंट्रेट होते हैं ना। लेकिन पढ़ाई में उतना एकाग्रचित हम नहीं होते। अगर उतना एकाग्रता आपका पढ़ाई में भी आ गया तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से सीरियल याद हुआ उस तरह से याद हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि मूवी देखते समय इधर उधर का बात याद नहीं आएगा, केवल मूवी, ना नींद लगेगा। लेकिन पढ़ाई करते समय इधर उधर का बात याद आना चालू हो जाएगा। पढ़ रहे किताब पर आपका ध्यान है, चले गए डाइट कॉलेज में, समझ में आ रहा है ना। डाइट कॉलेज में चले गए, कुछ बातचीत चल रहा है, अलग अलग तरह के बातचीत चल रहा है कि हाँ उसके बारे में वो क्या कह रहा है, उसके बारे में वो क्या कह रहा है। सामने है किताब, मन विचलित है, कहाँ चला गया? डाइट में है, घर पर किताब के सामने। समझ में आ रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मन का प्रकार है। अगर हम वहां पर बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएंगे, हम बिल्कुल संवेदनशील हो जाएंगे कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, तो पूरा किताब याद हो जाएगा आपको, जिस तरह से मूवी याद हुआ है। क्योंकि उसमें कोई रस ही नहीं है, जबकि मूवी में क्या है? रस है। पढ़ाई नीरस होता है, लेकिन इस नीरसता में रास्ता लाने के लिए एक टीचर का सबसे ज्यादा योगदान होता है। एक शिक्षक चाहेगा तो इसमें रस ला सकता है। लेकिन रस तो हम ला देंगे, लेकिन निचोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। समझ में आ रहा ना। अब पता चले कि भाई हम रस ला दिए हैं, लेकिन कोई निचोड़ नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तब क्या करेंगे? अब रस भरा हुआ रहेगा, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि पढ़ाई लिखाई जो होता है वो होता है नीरस, और जो मूवी देखते हैं, सीरियल देते हैं, वो होता है रस। इसीलिए वो जल्दी याद होता है, ये लेट से। यहाँ तक बात के अनुकरण और अनुसरण में, तो
तो अनुकरण में कॉपी जब बच्चा करेगा तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का करेगा, गाली भी सीख सकता है, सही बातों को भी सीखता है, लेकिन अनुसरण केवल सही चीजों का होता है, ध्यान रखिएगा। अनुसरण जो होता है वो केवल पॉजिटिव। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम फलाने सर के अनुसार अपने जीवन को अनुसरित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो हमारे में अच्छाइयाँ उसको वो लेना चाह रहा है, ठीक है ना। लेकिन अनुकरण में ऐसा नहीं हो सकता है। अब ऐसे भी मत कहिएगा कि अनुकरण में केवल गलत ही सीखेगा, अनुकरण में सही और गलत दोनों सीख सकता है, लेकिन अनुसरण केवल सकारात्मक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्जन और ये हो गया हमारा अधिगम। तो 0 से 5 साल में, हाँ एक और चीज बताना था हमको, इतना मिटा दे, एक बार रिवीजन करके मिटाते हैं। 0 से 5 साल में सीखना क्या होगा बताइएगा? अर्जन। 5 साल के बाद क्या होगा? अपने आप भाषा का सीखना क्या होगा? सिखाया जाना क्या होगा? समाज में सीखना क्या होगा? विद्यालय परिवेश में सीखना क्या होगा? प्राकृतिक रूप से भाषा सीखना क्या? अप्राकृतिक रूप से क्या? अनुकरण के द्वारा बच्चा कहाँ भाषा सीखेगा? प्रयास अभ्यास के द्वारा कहाँ सीखेगा? कौन सहज स्वाभाविक होगा और कौन प्रयास पूर्ण होगा? अनौपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या? अनौपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या? कौन बिना नियम का होगा और कौन बिना नियम का नहीं होगा? अधिगम। बिना नियम का नहीं होगा मतलब कोई ना कोई नियम होगा इसमें, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा? अधिगम। अच्छा, इतना कहने के बाद में एक और पॉइंट हमारा बच रहा है, ठीक है ना। इतना तक क्लियर हुआ ना जी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइएगा, इतना तक चीजें क्लियर हो गया बाबू? एक बार कमेंट करके बताना, इतना तक चीजें क्लियर हो गया। देखिए, आपको कुछ भी घर पर याद नहीं करना है, कुछ भी घर पर याद नहीं। आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ हम कोचिंग पकड़ लेंगे या फिर सीटेट पढ़ने लगेंगे तो हमको इसमें भी बहुत टाइम देना होगा, हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। आपको कुछ भी घर पर याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल यहाँ पर आकर बैठ तो जाओ, हम है नहीं याद कराने के लिए। आपको घर पर ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं आप ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं कीजिए सीटेट के लिए, लेकिन हाँ स्मार्ट वे में लर्निंग करना आप सीखिए। हम तो कहते हैं केवल क्लास आ जाओ, करो बस, दिन भर पढ़ो या ना पढ़ो, केवल क्लास आ जाओ। क्लास आ जाओगे, जितना मैं पढ़ा दूंगा दिन भर का कोटा वो रहेगा। समझ में आ रहा है? रिवाइज करने के लिए एक बार एकदम जिस समय निद्रा अवस्था में तुम जाने वाले हो, हमारा वीडियो खोल करके कान में ईयरफोन लगा लो, हम बोलते रहेंगे रिकॉर्डिंग में भी। समझ में आ रहा है ना? रिवीजन करने का तो सबसे अच्छा साधन ये भी हो सकता है कि अब तो हमारा रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास में अवेलेबल है। अगर रिवाइज करना है तो आराम से खोल दीजिए और बोलते रहेंगे हम, आप आराम से सुन लीजिए, रिवीजन अपने आप हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और जिस चीज को आप प्रत्यक्ष रूप से बैठ कर यहाँ पर सुन रहे हैं और उसको फिर एक बार वीडियो में रिवाइज कर दीजिएगा तो पूरा कंठस्थ हो जाएगा 100%। क्या जी बोलिए, कोई दिक्कत होगा नहीं ना? हाँ, तो ये कहना था कि भाषा अर्जन में एक और बात पर ध्यान दीजिएगा। भाषा अर्जन में एक और बात पर ध्यान दीजिएगा। किस बात पर? एक मम्मी पापा का एक माता पिता का अगर 2 संतान है ना, तो पहला संतान जो है वह 6 साल का हो गया है। समझिएगा हमारे बात को एक बार। पहला संतान कितना साल का हो गया है? 6 साल का हो गया है। और दूसरा संतान जो है, इसी का जो है, इसी व्यक्ति का दूसरा जो संतान, ये पहला संतान है, ये दूसरा संतान। दूसरा संतान जो है इसका उम्र जो है 4 साल का है अभी। ठीक है। अच्छा देखिए, एक माता पिता का अगर 2 संतान है, ये पहला और ये दूसरा, तो ये पहला का नाम था मान लीजिए मोहन और दूसरा का नाम सोहन। तो मोहन 6 साल का भी है। मोहन ने 0 से 5 साल की अवस्था में भाषा अर्जन को बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, कभी आपने देखा है कि कोई कोई बच्चा बहुत लेट से बोलता है? पापा कहना या मम्मा कहना या अंकल कहना, आंटी कहना थोड़ा लेट से बोलता है, और कोई कोई बच्चा जल्दी ये बोलना चालू कर देता है। तो मान लीजिए, लेकिन उसका एक समय होता है ना कि हाँ इतना महीने के बाद में अब बोल देना चाहिए। भाई ऐसा माना जाता है कि 10 से 11 महीना में बच्चा को बोलना चालू हो जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा
16-17 महीने तक नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि अब लेट कर रहा है, लेट कर रहा है। तो क्या हुआ कि जो पहला संतान था इस व्यक्ति का, तो जो जो चीजें समय पर होना चाहिए वो सब समय पर हो गया। मतलब जितना उम्र में उसको पापा बोलना चाहिए वो बोलने लगा, जितना उम्र में मम्मी बोलना चाहिए बोलने लगा, जितना उम्र में उसको BAG बैग, बैग माने थैला वो बोलना चाहिए वो बोलने लगा, BAT बैट, बैट माने बल्ला बोलने लगा, सीखने लगा। मतलब ये कहें तो इसका जो पहला संतान था उसका एक निश्चित समय पर भाषा अर्जन भी हो गया और एक निश्चित समय पर भाषा अधिगम भी हो गया। अब आप ये मत पूछिए कि सर अर्जन कौन अधिगम कौन, मतलब 5 साल के पहले वाला 5 साल के बाद वाला, सब एक निश्चित समय पर हो गया। लेकिन जो इसका दूसरा संतान था वो 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान में भाषा अर्जन को तो बहुत बेहतर तरीके से किया, समय पर हो गया, थोड़ा मोड़ा लेट हुआ तो अर्जन में चलेगा थोड़ा मोड़ा लेट, कोई जरूर नहीं कि 10 महीना पर बच्चा एकदम पापा कहीं दे, हो सकता है 12 महीना लग जाए, 13 महीना लग जाए, लेकिन अमूमन एक निश्चित समय होना चाहिए, लगभग लगभग उस पर इसका काम हो गया। लेकिन जितना तेजी से यह पहला वाला जो बच्चा था वो अधिगम को सीख रहा है, उतना तेजी से दूसरा वाला संतान नहीं सीख पा रहा। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है बुद्धि, इंटेलिजेंस। एक माता पिता का अगर 2 संतान है तो कोई जरूर नहीं है कि दोनों का बुद्धि समान होगा, हो सकता है एक का बुद्धि तेज और एक का बुद्धि कमजोर, लेकिन बुद्धि तेज या कमजोर होने से भाषा अर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी का बुद्धि बहुत कमजोर भी होगा, वो भी मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी बोल देगा, तो भाषा अर्जन का तो काम हो गया। लेकिन बुद्धि के ऊपर भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। बुद्धि के ऊपर किसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? भाषा अधिगम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये जो दूसरा बच्चा था, हो सकता है पहले बच्चा की अपेक्षा इसके पास में बुद्धि कम रहा हो। समझ रहे हैं? अब बुद्धि कम रहा हो तो जितना स्पीड में पहला बच्चा भाषा अर्जन अधिगम को किया था, उतना स्पीड में भाषा अर्जन अधिगम को दूसरा बच्चा यह नहीं कर पाएगा। बोलो क्लियर? समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहे हैं? एक माता पिता का 2 संतान हो, अगर पहला संतान जितना आसानी से अर्जन अधिगम किया है, कोई जरूरी नहीं है कि उतना ही अच्छे तरीके से दूसरा संतान भी अर्जन अधिगम कर ले, क्योंकि अधिगम में बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब हमको लगता है कि पूरा का पूरा मामला आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अर्जन अधिगम, उसके कुछ क्वेश्चन को देखा, भाषा को और संप्रेषण को देखा। एक बार रिवीजन मार देते हैं। चलिए, भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है? है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। संप्रेषण में फीडबैक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। भाषा संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने में अभिव्यक्त या व्यक्त करते हैं। ठीक है। भाषा औपचारिक रूप से कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर विचार को प्रकट करना कौन भाषा? मौखिक। और लिखकर विचार को प्रकट करना कौन भाषा? लिखित भाषा कहलाता है। संप्रेषण में फीडबैक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बताइए, बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किस भाषा के द्वारा करते हैं? सांकेतिक भाषा के द्वारा करते हैं। ठीक है। अर्जन अधिगम आपको बता ही दिए, 0 से 5 साल में सीखना क्या होगा? अर्जन। एक बार बोलिएगा सब लोग, 0 से 5 साल में क्या? 5 साल के बाद क्या? अपने आप सीखना क्या? सिखाया जाना क्या? समाज में सीखना क्या? विद्यालय में सिखाया जाना क्या? प्राकृतिक रूप से कौन सीखेगा? अप्राकृतिक रूप से कौन? बिना नियम का कौन होगा? किसी नियम के किस में जरूरत होगा? अनुकरण के द्वारा कौन सीखेगा? प्रयास अभ्यास के द्वारा कौन? सुनना बोलना किस में होगा? सुनना बोलना के साथ लिखना किस में होगा? समाज में कौन होगा? विद्यालय परिवेश में कौन होगा? हो गया, समझ में आ रहा है? इसे क्वेश्चन आएगा तो आराम से धुआं उड़ा सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर प्रयास कीजिएगा, जो हम पढ़ा दे रहे हैं कम से कम उसको रिकॉर्डिंग में एक बार अपडेट कर लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। और कल जब आप आइएगा तो हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा तथ्य मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे हिंदी शिक्षण में 1 से 2 नंबर के सवाल आएंगे। 1 नंबर का सवाल हालांकि यहाँ से भी आएगा। कल से लेकर के आज तक के जो क्लास को हम कराए हैं ना, आप गारंटी मानकर चलिए। आप देखो तो सूरज कौन है? ऑफिस में बैठाओ,
आप गारंटी मानकर चलिए, आप गारंटी मानकर चलिए कि ये जो कक्षाएं हम आपको दे रहे हैं, ये जो क्लासेज मैं आपको दे रहा हूं, तो आप यह मानकर चलो, आप यह मानकर चलो कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात हम ऑफिस में बोलिए बैठने के लिए, ऑफिस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी बनाकर, विश्वास बनाकर रखिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। जब पढ़ा देंगे ना, आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो पढ़े हुए हैं, अर्जन ये तो पढ़े हुए हैं, अधिगम ये तो पढ़े हुए हैं, औपचारिक ये तो पढ़े हुए हैं, अनौपचारिक ये तो पढ़े हुए हैं, निरौपचारिक ये तो पढ़े हुए हैं, अनुकरण ये तो पढ़े हुए हैं, अधिगम ये तो पढ़े हुए हैं, अर्जन ये तो पढ़े हुए हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास में रहेगा तो शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कल संडे है, कल हमारा क्लास बंद रहेगा, ठीक है ना। और सोमवार को शायद कोई पर्व त्योहार है, क्या है, शब बारात है। हाँ, तो बहुत सारे चंदमारी ब्रांच पर जो छात्र हैं वो लोग भी बोले बंद कीजिए भाई, अभी हम यहाँ पढ़ाइए हैं तो क्या है, ऑनलाइन चालू कर दिए। ठीक है ना। तो चंदमारी ब्रांच पर बहुत सारे छात्र जो कह रहे थे कि सर हम लोग का पर्व त्योहार है, मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं, तो इसका सूचना आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो सोमवार के क्लास को आप कैसे कीजिएगा, देख करके संडे को देख लीजिएगा कि कल क्लास है कि नहीं है, क्योंकि हम संस्था चलाते हैं, हम कोचिंग चलाते हैं। ठीक है ना, आवाज कम कीजिए ना, हो कम से कम आवाज कम कर लीजिए। हम संस्था चलाते हैं, हम कोचिंग चलाते हैं, तो हमको सब धर्मों का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हमारे लिए तो सब समान है ना। तो इसीलिए सोमवार का मतलब चांस है कि छुट्टी ही रहेगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी देना पड़ेगा, बहुत लोग घर जाने वाले हैं। चंदमारी यहाँ पर तो कम लोग हैं, चंदमारी में बहुत सारे छात्र हैं, तो वहाँ पर अधिक लोग थे जो हम लोग को आकर बोले कि सर घर गांव जाने वाले। अच्छा, आप लोग को भी जाना है, कॉलेज में भी छुट्टी है। हाँ, तो सोमवार को मतलब मान के चलिए कि 90% छुट्टी ही रहेगा, आपको आना। हाँ, आपको आना पड़ेगा किस दिन से, मंगलवार से, और कल तो संडे ही है, सोमवार को छुट्टी, मंगलवार से फिर आइएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। कोशिश कीजिएगा, पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा हमारा भी समर्थन चाहिए, मेरा समर्थन होना चाहिए, क्योंकि समर्थन ये कि आप अपने विचार को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको कहिए पढ़ने आने के लिए। ठीक है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि निकलवाना कैसे, उसके लिए आप सभी को, किसी को टेंशन नहीं लेना, वो हम जानते हैं कैसे निकलेगा। आप ये मान के चलिए कि 4 महीना अगर यहाँ पर टिक गया तो सर्टिफिकेट लेकर निकलेगा, बस इतना विश्वास रखिए। नहीं निकलेगा फिर आप हमको आकर बोलिए कि सर नहीं हो पाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 4 महीने यहाँ पर टिक गए, सर्टिफिकेट लेकर निकलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता है अगले क्लास में, थैंक यू।